तो चलिए सीधे रुक करते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग सेठी साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मोहम्मद आसिफ साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार साहब, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये आपसे पूछ रहा हूं सर, बीइंग राजनीतिक विश्लेषक, इंडिया गठबंधन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनौती देती हुई ग्राउंड पर नजर आ रही है? सबके दावे हुए अपने ठीक है, अपनी जगह पर है, ग्राउंड पर बताइए क्या स्थिति है? सबसे पहले तो धर्मराज जी, मैं अभी आसिफ भाई की बात सुन रहा था और मेरे को मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, मुझे अंदर से इसलिए गुदगुदी सी हो रही थी कि आसिफ भाई ने जिस तरीके से कहा कि ये विज्ञापन की सरकार, अब मैं ये नहीं समझ में पा रहा, मैं ये समझ नहीं पाया कि ये किसके बारे में कह रहे थे। ये अपने सहयोगी पार्टनर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बारे में कह रहे थे या मोदी जी की केंद्र सरकार के बारे में कह रहे थे? तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि आसिफ भाई जो है वो बहुत विद्वान और अपनी बात को किस तरीके से पेश करते हैं कि समझ लीजिए तीर सही निशाने पर लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आसिफ भाई को सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा और कि एक तीर से दो निशाने कर दिए इन्होंने। अब मैं बात कर रहा हूं जो आपने सवाल किया उसका। देखिए धर्मराज जी, मुझे ये चीज कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर गठबंधन किया और पंजाब के अंदर आमने सामने लड़ रहे हैं, मतलब इन्होंने दोनों ने ये चीज स्वीकार कर ली कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका स्वतः ही मतलब निकाला जा सकता है कि जिस तरीके से इनको पता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, तो इसलिए वहां आमने सामने लड़ रहे हैं। वरना मुझे एक बात बताइए, जो पार्टी हरियाणा में गठबंधन करके लड़ सकती है, जो पार्टी दिल्ली में गठबंधन करके लड़ सकती है, जो पार्टी गुजरात में गठबंधन कर सकती है, वो पार्टी पंजाब के अंदर कैसे अछूती रह गई? क्या पंजाब की कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी अलग है, वो और दिल्ली वाली अलग है? तो कहने का तात्पर्य है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि दोनों पार्टियां ये मान रही हैं कि दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और हम दोनों अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक मुकाबला नहीं है। पहली बात तो ये। अब रही बात इनके मिलने के बाद में क्या स्थिति है, तो मिलने के बाद में आपको मैं बता रहा हूं कि निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत फॉर ग्रांटेड इन चुनावों को ले रही थी, दिल्ली के 7 लोकसभा चुनावों को, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनके प्रत्याशियों को पसीना बहाने की आवश्यकता पड़ गई। हाँ, इतना जरूर है कि एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीट कहीं ना कहीं फंसी हुई लग रही है। बाकी अभी भारतीय जनता पार्टी ने 5 कैंडिडेट घोषित किए, आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट घोषित किए, 3 कैंडिडेट अब कांग्रेस की तरफ से देने बाकी हैं। और जब ये 7 सीटों के ऊपर दोनों गठबंधनों के कैंडिडेट आमने सामने जब आ जाएंगे तो हम बहुत अच्छा और बहुत समझ लीजिए हमारे हिसाब से पूरा विवेकशील विश्लेषण करने में हम सक्षम होंगे। लेकिन अगर मैं 5 सीटों की बात करूं तो एक सीट छोड़ करके मुझे 4 सीटों पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी का एज लग रहा है। सीट का क्या दिक्कत है? आप तो नाम ले सकते हैं, कौन सी सीट नहीं है? ऐसा है ना कि हाँ देखिए, निश्चित रूप से मैं नाम लूंगा तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई हमारी सीट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम दिल्ली सीट की। क्योंकि वहां पे जिस तरीके से महाबल मिश्रा को इन्होंने उतारा है, और महाबल मिश्रा उस लोकसभा क्षेत्र के समझ लीजिए इतने माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं कि उनकी 1 to 1 लोगों से उनकी कनेक्ट है। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से आपको, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। पूर्वांचल में ये वोटर्स की बहुतायत है वहां पे। नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव जब होते हैं धर्मराज जी, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से बहुत चीजों की बेड़ियां टूट जाती हैं। उसके अंदर ये पूर्वांचली दक्षिणांचली ये बेड़ियां तोड़ करके ये वोट करते हैं, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इसका परिणाम ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों के अंदर 40% वोट लाने में पसीना बहाना पड़ता है, वो भारतीय जनता, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी 56% वोट लेकर के गई, वो भारतीय जनता पार्टी 2020 यानी कि लगभग समझ लीजिए 10 महीने बाद में चुनाव के अंदर यहाँ पे वोटों की झोली उसकी खाली नजर आई। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि लोकसभा चुनावों के अंदर वोट
कई चीजों की सीमाएं लांघ करके पढ़ते हैं, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ते हैं। और इस चीज को मैं ही नहीं, इस चीज को तमाम विश्लेषक और जो विपक्षी पार्टियां वो भी इस चीज को जानती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात बताना चाह रहा था, यहाँ पे बात ये है धर्मराज जी कि एक तो महाबल मिश्रा जी का जो मैं वहां पे कद मानता हूं और उनकी जो पकड़ मानता हूं, और जिस तरीके से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना प्रत्याशी बदल करके एक नया प्रयोग किया है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कितने जबरदस्त, यानी कि सेनवान के सामने अगर आप नया खिलाड़ी उतारते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मैच को कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं। चलिए, मैच फंसेगा या जैसा कि पूर्व में होता आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहले पोद्दार साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्लेइंग फील्ड लोकसभा चुनाव में इस बार भी वही रहेगा जो 19 में था? देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रणनीति बनाता है और कैडर उसको घर घर तक लेके जाता है। इसमें आप कहीं कतई कोई संदेह मत मानिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो आपको एक चीज और बता दूं, आपके ही टीवी चैनल के ऊपर हम लोग आगे भी डिबेट करते रहेंगे। और आप देखिए अभी जैसे जैसे चुनावों की रणबेरी बजेगी, आप देखना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है कैफियत देते देते उनका समय पूरा हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल आपने देखा होगा कि पंजाब विधानसभा के अंदर, यानी कि दिल्ली में जो एक दूसरे के बाहों में बाहें हाथ डाल करके घूम रहे हैं, कल पंजाब विधानसभा में इन्हीं की आपस में एक दूसरे के गले तक हाथ पहुंचे हुए थे। यहाँ पे गलभैया, वहां एक दूसरे के गले पे हाथ। तो कहने का तात्पर्य, जब चुनावों के अंदर ये जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी वीडियो आप ये समझ लीजिए 1 घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर वायरल होता है। जब वहां पे कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को गाली देते हुए दिखेंगे और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को चोर बताती हुई दिखेगी, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं कि पंजाब के बारे में बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, पहली बात तो ये एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ जिस तरीके से आसिफ भाई अभी कह रहे थे, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रवीण खंडेलवाल कोई बहुत बड़ी उद्योगपति नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल व्यापारी समाज से आते हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन एक साधारण व्यापारी है। हाँ, ये ठीक है, उनका व्यापार इज्जत सारू अपना काम बढ़िया कर लेते हैं। और जिस तरीके से रमेश ठाकुर जी ने कहा कि वो पिछले लगभग 28-30 वर्षों से जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं, कि केवल व्यापारियों ही से ही नहीं, व्यापारियों के यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से भी वो कनेक्ट किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक ताकत है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा मेरे हिसाब से अलग रूप दे करके थोड़ी सी मेरे हिसाब से अन्याय कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूं धर्मराज जी, आपके चैनल के ऊपर मैं आज की तारीख में, कल का क्या होगा मैं नहीं कह सकता। आज वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 कैंडिडेट घोषित किए, इनमें से 3 कैंडिडेट मेरे हिसाब से बहुत मजबूत है। एक कैंडिडेट लड़ाई लड़ेगा। पोद्दार साहब ठीक है, जब एक सब कुछ हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चिराग शेट्टी साहब, प्रीति अग्रवाल जी, मोहम्मद आसिफ साहब, रमेश ठाकुर जी, निरंजन पोद्दार जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की बहस में बस इतना ही।